हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द लर्निंग लैब पर, जहां हम आपके लिए कंटिन्यू कर रहे हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल 1000 क्वेश्चन सीरीज, जिसके अंतर्गत यह आपका 4th वीडियो है। इसके प्रत्येक सेट पेपर में हमने 50 क्वेश्चन सम्मिलित किए हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स, PYQ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को सम्मिलित किया गया है। यह सीरीज आपके आने वाले एग्जाम जैसे उत्तर प्रदेश SI, लेखपाल, कांस्टेबल, हेल्थ ऑफिसर, जितने भी आपके एग्ज़ाम 2026 में होने हैं उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। अतः आपसे आग्रह है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन भी प्राप्त हो सके। आपके लिए इन्फॉर्मेशन है, आपके जो नेक्स्ट संडे आने वाला है उसके अंतर्गत आपके उत्तर प्रदेश की प्रमुख नीतियां, स्कीम्स और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाए गए प्रोग्राम्स सभी का एक मैराथन वीडियो चैनल पर उपलब्ध होगा। अतः आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन ईजिली प्राप्त हो जाए। अगर आपको हमें कोई सजेशन देना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट 2026 का उद्घाटन मोदी जी के द्वारा किस जिले में किया गया है? प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, गाजियाबाद, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, लेटेस्ट क्वेश्चन है आपका 2026 से संबंधित है। राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट 2026 का पूछा गया कि किस जिले में इसका उद्घाटन किया गया है। तो पहले हम इसका आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, इसका उद्घाटन आपका वाराणसी जिले में किया गया है। किनके द्वारा उद्घाटन किया गया है, तो ये भी चीज़ भी आपको याद रखनी है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट 2026 की बात करते हैं तो ये कौन सा एडिशन आपका उत्तर प्रदेश में खेला जा रहा है, इस चीज़ को भी आपको याद करना है। ध्यान रखिएगा, ये आपका 72वां एडिशन है। पार्टनरशिप कौन कौन से, यानी प्रतिभागी क्या, कितनी टीमें इसमें प्रतिभाग कर रही हैं, तो ध्यान रखिएगा भारत के 28 राज्यों की टीम इसके अंतर्गत प्रतिभागी बनी हुई हैं। संचालन किसके द्वारा किया जा रहा है, इसका नाम भी आपसे पूछा जा सकता है कि संचालक कौन है इसका। तो वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है। एक एक पॉइंट आपका इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इस तरह से ही आपके क्वेश्चन आपके लेटेस्ट बन के आ रहे हैं कि संचालन वगैरह सारी चीज़ें आपको एक एक करके लर्न रहनी चाहिए। कब ये प्रारंभ किया गया है, तो इसे भी आप याद कर लीजिएगा। 4 जनवरी 2026 में इसका प्रारंभ हुआ है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, मोदी जी के द्वारा वाराणसी शहर में राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट 2026 का उद्घाटन किया गया है। निम्नलिखित में से किस मंदिर की निगरानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित स्मार्ट निगम प्रणाली के द्वारा नहीं की जाएगी? श्री काशी विश्वनाथ मंदिर, राम मंदिर, गोरखनाथ मंदिर, कृष्ण जन्मस्थली मंदिर, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के कौन से मंदिर की निगरानी आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित स्मार्ट प्रणाली के द्वारा नहीं की जाएगी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो सही आंसर क्या होगा, पहले हम आंसर देख लेते हैं, उसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 4, कृष्ण जन्मस्थली मंदिर की निगरानी AI प्रणाली के द्वारा नहीं की जाएगी, जिसके अंतर्गत श्री काशी विश्वनाथ का मंदिर ऐड है। इसके अंतर्गत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है। राम मंदिर और गोरखनाथ मंदिर, इन तीनों की आपकी निगरानी की जाएगी किसके द्वारा? AI आधारित द्वारा। अब ये जो आपकी AI या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसका फ़ायदा क्या क्या होने वाला है, तो जितने भी आपके जो पर्यटक होंगे उनका फेस रिकॉग्नाइजेशन ईजिली आप कर पाएंगे। और क्या कर पाएंगे, तो कितने नंबर में आपकी जो पर्यटकों की संख्या है, टूरिस्ट की संख्या है, उसको काउंट आप कर पाएंगे। अगर हम अदर ऑप्शंस की बात करते हैं कि कौन सा मंदिर कहाँ पर स्थित है, वो भी देख लीजिए। श्री काशी विश्वनाथ का मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका वाराणसी शहर में आपका स्थित है, जो कि सबसे प्राचीन शहर है भारत का। राम मंदिर आप सभी को पता है कि ये आपके अयोध्या जिले में आपका स्थित है। गोरखनाथ मंदिर आपका ऑलरेडी गोरखपुर में ही ये स्थित है। वहीं अगर हम बात करते हैं कृष्ण जन्मस्थली मंदिर की, तो ये आपका मथुरा जिले में स्थित है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया था कि AI आधारित कौन सा मंदिर इसमें सम्मिलित नहीं है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4।
भारत सरकार के द्वारा जारी डीरेगुलेशन 1.0 रिपोर्ट के अनुसार भारतीय राज्यों में प्रथम स्थान किस राज्य का है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि भारत सरकार के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसका नाम है डीरेगुलेशन रिपोर्ट 1.0, जिसमें पूछा गया कि कौन से भारतीय राज्यों में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 5, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो फर्स्ट रैंक आपकी प्राप्त हुई है वो किस राज्य को प्राप्त हुई है? तो वो आपका राज्य है आपका उत्तर प्रदेश। ध्यान रखिएगा, अगर रैंक की बात की जाती है तो फर्स्ट रैंक प्राप्त किया है आपके उत्तर प्रदेश राज्य ने। अब उत्तर प्रदेश राज्य को किसके लिए रेगुलेशन के लिए आपकी प्रथम रैंक प्रदान की गई है ये भी आपको समझना है। तो इजी ऑफ डूइंग बिजनेस, यानी जो क्या है आपका इजी ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए जो माहौल तैयार किया गया है उत्तर प्रदेश में, एनवायरनमेंट तैयार किया गया है उत्तर प्रदेश में, उसके लिए इन्हें प्रथम रैंक प्रदान की है। उत्तर प्रदेश आपका ऐसा प्रथम राज्य है, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, जिसने भारत सरकार के 23 जो आपके सुधार क्षेत्र हैं उन सभी को लागू किया है प्रदेश में। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है कि उत्तर प्रदेश आपका प्रथम ऐसा राज्य है जिसने 23 सुधारों को लागू किया है। इसलिए जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर 5, इनमें से कोई नहीं। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अशोक लीलैंड इलेक्ट्रिक व्हीकल निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किस शहर में किया है? लखनऊ, मुंबई, जयपुर, नई दिल्ली या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या है आपका एक अशोक लीलैंड इलेक्ट्रिकल निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। यह उद्घाटन किस शहर में किया गया है ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सही आंसर है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इसका उद्घाटन किया गया है। अब बात करते हैं कि ये उद्घाटन किसके द्वारा आपका किया गया है। तो आपके केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। अब जो ये आपके संयंत्र के उद्घाटन की है उसकी क्षमता क्या है, क्योंकि क्वेश्चन आपसे डिटेल में पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा। इसकी क्षमता है आपकी 2500 इलेक्ट्रिकल व्हीकल प्रति ईयर ये निर्माण करने की इसकी क्या है क्षमता है। और इसको आगे भी बढ़ाया जा सकता है, तो बिल्कुल आगे बढ़ाया जा सकता है। एक एक चीज़ें आपको याद रखनी है, ध्यान रखिएगा। अभी ये 2500 इलेक्ट्रिकल व्हीकल निर्माण कर रहा है पर ईयर, लेकिन इसको 500 और बढ़ा सकते हैं, मतलब 3000 इलेक्ट्रिकल व्हीकल पर ईयर ये आपका निर्माण कर सकने की इसमें क्षमता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इसका उद्घाटन किया गया है। पर्यटन मंत्रालय रिपोर्ट 2025 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 2025 के अंतर्गत कितने घरेलू पर्यटकों ने भ्रमण किया है? 135 करोड़, 137 करोड़, 140 करोड़, 145 करोड़ या इनमें से कोई नहीं। हम इसका डिटेल पढ़ने वाले हैं, ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। हाल ही में आपके पर्यावरण मंत्रालय ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसके अंतर्गत यहाँ पर डिटेल बताई गई है कि उत्तर प्रदेश में 2025 के अंतर्गत कितने घरेलू पर्यटकों ने भ्रमण किया है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, 137 करोड़ घरेलू पर्यटकों ने भ्रमण किया है उत्तर प्रदेश में। अब इस रिपोर्ट की डिटेल देख लेते हैं एक एक पॉइंट करके, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके फिर से बनेंगे ही बनेंगे डिटेल में। तो देखिए यहाँ पे क्या बात की गई है, जो आपके डोमेस्टिक घरेलू पर्यटक हैं उनकी कितनी संख्या आई है उत्तर प्रदेश में? तो 137 करोड़। इस मामले में जो रैंक प्रदान की गई है उत्तर प्रदेश को, वो फर्स्ट रैंक प्रदान की गई है घरेलू पर्यटकों की संख्या के मामले में। वहीं अगर आपके विश्व पर्यटक अगर देखे जाएं, वर्ल्ड पर्यटक देखे जाएं, जिन्हें हम विदेशी पर्यटक कहते हैं, वो उत्तर प्रदेश में कितने आए हुए हैं 2025 में? तो विदेशी पर्यटक आए हुए हैं आपके 3.66 करोड़। ये चीज़ आपको इतने क्या है आपके लाख पर्यटक आए हैं आपके विदेशी। इस मामले में उत्तर प्रदेश की कौन सी रैंक है? तो इस मामले में उत्तर प्रदेश की 4th रैंक है, जबकि घरेलू पर्यटकों के लिए उत्तर प्रदेश की प्रथम रैंक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2।
निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले को यूनेस्को के द्वारा सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी घोषित किया है? कानपुर, जौनपुर, लखनऊ, गोरखपुर, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये आपका अभ्यास प्रश्न मैंने बनाया था, जिसमें आपको इस पेपर में मैंने ऐड कर लिया है। उत्तर प्रदेश के किस जिले को यूनेस्को के द्वारा सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी घोषित किया गया है? इम्पोर्टेंट है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, लखनऊ जिले को सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी घोषित किया है यूनेस्को ने। अब थोड़ी सी इसकी डिटेल देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट है। तो हाल ही में आपकी यूनेस्को की एक बैठक हुई थी, वो बैठक नंबर कौन सी थी? तो 43वीं बैठक हुई है आपकी यूनेस्को की। कहाँ पर हुई है? तो ये हुई है आपके समरकंद में। समरकंद में ही आपकी यूनेस्को ने इसको सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी घोषित किया था। कौन सी के अंतर्गत घोषित किया गया, किस लिस्ट के अंतर्गत इसे घोषित किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के अंतर्गत इसे घोषित किया गया है। अब हम बात करते हैं कि जो आपका उत्तर प्रदेश का लखनऊ जिला है, वो कौन सा भारत का जो शहर है, वो 9वां शहर है भारत का। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है इस लिस्ट के अंतर्गत। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका 3, लखनऊ। उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 के अंतर्गत कौन सा कथन आपका गलत है? इसे विधानसभा में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के द्वारा प्रस्तुत किया गया। सुरेश खन्ना जी के द्वारा 8.08 लाख करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया गया। इस बार जीडीपी में वृद्धि 11.6% की अनुमानित की गई है। राजकोषीय घाटे का अनुमान 2.97 लगाया गया, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर किसकी बात की जा रही है? उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 की बात की जा रही है कि कौन सा कथन इसमें गलत है। तो सही आंसर तो होगा ऑप्शन नंबर आपका 5, इनमें से कोई भी कथन आपका गलत नहीं है। एक एक करके हम देख लेते हैं। देखिए, जब भी आपका जो बजट है हमेशा किस में प्रस्तुत किया जाता है? विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। आपका किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के द्वारा प्रस्तुत किया गया। स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक था। सुरेश खन्ना जी के द्वारा ये चीज़ आपको लर्न रखनी है कि 8.08 लाख करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया गया। जीडीपी में वृद्धि 11.6% की अनुमानित की गई थी। राजकोषीय घाटा 2.79% ही रखा गया था। अर्थात ऑप्शन नंबर आपका 5 सही आंसर होगा। भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लिनिक की स्थापना किस शहर में की गई है? लखनऊ, गोरखपुर, कानपुर, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बेसिकली आपके 5 ऑप्शन होने चाहिए, यहाँ पर 6 ऑप्शन हो गए हैं, तो उस चीज़ को आप कैंसिल कर लीजिएगा। आप आगे इस चीज़ को समझ सकते हैं। भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित इंटेलिजेंस क्लिनिक की बात की गई है कि किस शहर में आपका ओपन किया गया है या फिर इसकी स्थापना की गई है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 4, ग्रेटर नोएडा में इसकी स्थापना की गई है। अब इसकी थोड़ी सी हम क्या कर लेते हैं कि इसके थोड़े डिटेल देख लेते हैं। गौतम बुद्ध नगर आपका कहाँ पर स्थित है? तो ये ग्रेटर नोएडा आपका गौतम बुद्ध नगर में आपका स्थित है। वहाँ पर कौन से अस्पताल में या फिर कौन सी संस्था में इसकी स्थापना की गई है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, क्योंकि हो सकता है कि डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाए। तो ये है आपका गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, इसमें इसकी स्थापना की गई है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, ग्रेटर नोएडा में भारत का पहला एआई क्लिनिक ओपन किया गया है। रानी लक्ष्मीबाई जी के संदर्भ में कौन सा कथन आपका गलत है? यहाँ पे मैंने इस क्वेश्चन को इसलिए ऐड किया है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर बार आपके आते ही आते हैं। रानी लक्ष्मीबाई जी के संदर्भ में कौन सा कथन आपका गलत है, एक एक करके हम देख लेते हैं। इनका जन्म वाराणसी जिले में हुआ था, बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है आपका। इनके बचपन का नाम मनु था, बिल्कुल सही है। इन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व झांसी जिले से किया था, बिल्कुल ठीक है। इनकी समाधि झांसी में स्थित है, या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका 4, क्योंकि जो इनकी समाधि स्थित है वो झांसी जिले में ना होकर कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है आपके ग्वालियर शहर में। और ग्वालियर कहाँ पर स्थित है? और ग्वालियर स्थित है आपके मध्य प्रदेश शहर का एक जिला है। देखिए इनका जन्म हुआ है कहाँ पर? वाराणसी जिले में। इनके बचपन का नाम मनु था,
या फिर इनका नाम भी और लर्न कर लीजिएगा, मणिकर्णिका। इस नाम से भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने झांसी जिले का प्रतिनिधित्व किया था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। भारतीय विमानपत्तन, यहाँ पे पट्टन शब्द आपका लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण के अनुसार उत्तर प्रदेश में प्रथम रैंक किस हवाई अड्डे को प्रदान की गई है? बरेली हवाई अड्डा, चकेरी हवाई अड्डा, अमोसी हवाई अड्डा, खेरिया हवाई अड्डा या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि आपकी AII यानी इंडियन एयरपोर्ट अथॉरिटी, AII, इन्होंने एक रिपोर्ट जारी की है, ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण। इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश में प्रथम रैंक किस हवाई अड्डे को प्रदान की गई है? ध्यान रखिएगा, स्टेट में आपकी रैंक आपसे पूछी जा रही है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, बरेली हवाई अड्डे को ये रैंक प्रदान की गई है। अब हम एक एक करके बात कर लेते हैं कि जो आपका ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण रिपोर्ट हुआ है वो टोटल कितने हवाई अड्डे इसमें मेंशन किए गए हैं। तो 62 हवाई अड्डे आपके मेंशन किए गए हैं, एयरपोर्ट इसके अंतर्गत मेंशन किए गए हैं। एक चीज़ आपको ये याद रखनी है, उत्तर प्रदेश लेवल पे अगर आपसे पूछा जाता है तो इसकी फर्स्ट रैंक आपको प्रदान की गई है, किसको? बरेली हवाई अड्डे को। वहीं अगर मैं इंडिया लेवल पे बात करता हूं तो इसे 7th रैंक प्रदान की गई है आउट ऑफ 62 एयरपोर्ट। ये चीज़ आपको याद रखना है। अगर कोई आपसे पूछता है कि शीर्ष रैंक कौन से को प्रदान की गई है, अर्थात फर्स्ट रैंक किसे प्रदान की गई है इंडिया लेवल पे, ध्यान रखिएगा इंडिया लेवल पर, तो वो है आपका क्या? राजा भोज हवाई अड्डा। ये चीज़ आपको याद रखनी है, इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन कैसे भी आपसे पूछा जा सकता है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, बरेली हवाई अड्डे को उत्तर प्रदेश में प्रथम रैंक प्रदान की गई है। पूर्वांचल का पहला यार्न प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? बलिया, मिर्जापुर, चंदौली, कुशीनगर या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि पूर्वांचल का पहला यार्न प्रोसेसिंग प्लांट के बारे में पूछा गया कि कहाँ पर स्थापना किसकी की जाएगी। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, मिर्जापुर जिले में इसकी स्थापना की जानी है। अब हम इसकी एक एक करके बात कर लेते हैं। ये पूर्वांचल का पहला यार्न प्रोसेसिंग प्लांट होगा, मिर्जापुर में स्थापित किया जाना है। कौन से मॉडल पर आधारित होगा, ये चीज़ आपको याद रहनी चाहिए। मॉडल कौन सा है? तो ये मॉडल है आपका PPP मॉडल। उद्देश्य क्या है इस प्लांट का? तो उद्देश्य है आपका जो कालीन उद्योग है उसको बढ़ावा देना, यानी जो पूर्वांचल का कालीन उद्योग है उसे क्या करना है? इंक्रीमेंट करना है, बढ़ावा देना है। इसे कब तक बना के तैयार किया जाएगा, इसकी समय सीमा कितनी दी गई है, ये भी आपको याद रहना चाहिए। तो समय सीमा इसकी दे रखी है अप्रैल 2026 तक ये बनकर तैयार हो जाएगा। ये जो डेट है आपकी वो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 2, मिर्जापुर। निम्नलिखित में से किस जिले को सुहाग नगरी के रूप में जाना जाता है? आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, मैनपुरी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे बात की जा रही है कौन से ज़िले को सुहाग नगरी के रूप में जाना जाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, फिरोजाबाद। फिरोजाबाद सुहाग नगरी के रूप में क्यों जाना जाता है, बात कर लेते हैं इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल से। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो काम होता है वो किसका होता है? बेंगल्स का काम सबसे ज़्यादा यहाँ पर आपका होता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? संज्ञा दी जाती है सिटी ऑफ बेंगल्स की। वर्ल्ड लेवल में जितनी भी सबसे ज़्यादा बेंगल्स यहीं पर आपकी बनती हैं, इसलिए हम सुहाग नगरी के रूप में भी इसे जानते हैं। वहीं अदर ऑप्शन की बात करते हैं तो आगरा किसके लिए जाना जाता है? तो आगरा आपका एक टूरिज़्म प्लेसेस है, आपका टूरिज़्म के लिए जाना जाता है, प्लस पेटा उद्योग के लिए जाना जाता है, प्लस आपका जो चमड़ा होता है उसके लिए जाना जाता है। वहीं अगर हम मथुरा की बात करते हैं तो किसके लिए जाना जाता है? तो ये आपकी एक पवित्र पर्यटन स्थल है, या कह सकते हैं कि आपकी एक धार्मिक नगरी है आपकी। तो इस प्रकार जो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर आपका 2, फिरोजाबाद।
उत्तराखंड के गठन के संदर्भ में कौन सा कथन आपका सही है? इसका गठन 15 नवंबर 2000 को हुआ। इसका गठन हिमाचल प्रदेश को विभाजित करके किया गया। इसका गठन उत्तर प्रदेश के 13 पहाड़ी जिलों को काटकर किया गया। इनमें से कोई नहीं। या वर्तमान में उत्तराखंड की राजधानी मसूरी है। तो देखिए, उत्तराखंड से संबंधित क्वेश्चन आपके हमेशा से आपके UP SSS पूछ चुकी है, UP PCS भी पूछती है। क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा कथन आपका सही है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3। इसका गठन उत्तर प्रदेश के 13 पहाड़ी जिलों को काटकर किया गया है। अदर ऑप्शन देख लीजिए। इसका गठन 15 नवंबर 2000 को हुआ है। नहीं, इसका गठन जो हुआ है वो हुआ है 9 नवंबर 2000 को इसका गठन किया गया है। वहीं हिमाचल प्रदेश को विभाजित करके नहीं, जबकि उत्तर प्रदेश को विभाजित करके इसका गठन हुआ है। वर्तमान में उत्तराखंड की राजधानी मसूरी ना होकर क्या है, आपकी राजधानी देहरादून है। तो इस प्रकार जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन आपका सम्मिलित नहीं है? तो देखिए, एक तरफ आपके जिला दे रखे हैं, दूसरी तरफ आपकी नदियां दे रखी हैं, जिसमें पूछा गया कि कौन सा आपका सम्मिलित नहीं है। मथुरा यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। प्रयागराज गंगा नदी के किनारे। लखनऊ गोमती नदी के किनारे। गाजियाबाद हिंडन नदी के किनारे। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा सही? 5 होगा। इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सभी के सभी ऑप्शन क्या हैं आपके सुमेलित हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए, एक तरफ आपके मुख्यालय दे रखे हैं, दूसरी तरफ आपके शहर का नाम दे रखा है। क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा आपका सम्मिलित नहीं है। यहाँ पे इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे ही जाएंगे, ध्यान रखिएगा। अमेठी, रॉबर्ट्सगंज, कौशाम्बी, मंजनपुर, भदोही, ज्ञानपुर, जालौन, उरई या इनमें से कोई नहीं। 5वां ऑप्शन इसमें है नहीं है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1 अमेठी रॉबर्ट्सगंज, क्योंकि कौशाम्बी का मंजनपुर बिल्कुल ठीक है, भदोही का ज्ञानपुर सही है, जालौन का आपका उरई सही है। क्योंकि जो आपका रॉबर्ट्सगंज है वो किसका है? सोनभद्र का मुख्यालय है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सा जिला लखनऊ मंडल में सम्मिलित नहीं है? रायबरेली, सीतापुर, हरदोई, फर्रुखाबाद या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, यहाँ पे बात की जा रही है लखनऊ मंडल की। लखनऊ मंडल में कौन सा जिला आपका सम्मिलित नहीं है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 4 फर्रुखाबाद, क्योंकि इसकी डिटेल देख लेते हैं हम। जो लखनऊ मंडल है उसमें टोटल कितने ज़िले हैं आपके? 6 जिलों से निर्माण करके लखनऊ मंडल का निर्माण किया गया है या फिर निर्माण हुआ है, जिसमें रायबरेली, सीतापुर, हरदोई, लखनऊ स्वयं इसके अंतर्गत आता है आपका। वहीं आपका उन्नाव भी इसके अंतर्गत ही आता है, और एक ज़िला और आएगा लखीमपुर खीरी। इनसे मिलकर आपके किसका निर्माण होता है? लखनऊ जो मंडल है उसका निर्माण आपका होता है। अब हम बात कर लेते हैं मंडलों के बारे में कि उत्तर प्रदेश में टोटल कितने मंडल हैं। तो ध्यान रखिएगा, टोटल आपके 18 मंडल हैं उत्तर प्रदेश में। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 4। उत्तर प्रदेश के कुल शुद्ध सिंचाई नलकूप के द्वारा कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में की जाती है? 0.6%, 8.6%, 15.1%, 73.4% या इनमें से कोई नहीं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, क्योंकि अगर आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हो तो आपको खेती वगैरह के बारे में पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में कुल कितनी खेती बोई जाती है, शुद्ध खेती कितनी है, कहाँ पर किसका कितना उत्पादन आपका किया जाता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि कितने प्रतिशत जो आपकी खेती है वो नलकूप के द्वारा इसकी सिंचाई की जाती है। तो पहले हम आंसर देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, कुल शुद्ध सिंचाई नलकूप के द्वारा कितने क्षेत्रफल में की जाती है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 4, 73.4% सिंचाई आपके नलकूप के द्वारा की जाती है। तो हम बात कर लेते हैं अदर ऑप्शंस के बारे में, क्योंकि वो भी आपके इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश में आपकी 0.6% जो आपकी एग्रीकल्चर है उसका जो सिंचाई करनी होती है वो किसके द्वारा होती है? तो जितने भी आपके तालाब वगैरह हैं या फिर झील हैं आपकी, पोखर हैं आपकी, उनके द्वारा 0.6% की जाती है।
वहीं आपकी जो वेल होते हैं, कुएँ होते हैं, उनके द्वारा कितनी परसेंट की जाती है? 8.6%। 15.1% की जाती है आपकी नहर के द्वारा। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका हो सकता है कि आपसे घुमाकर पूछ ले, इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछ ले, डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूछ ले, तो आपको ध्यान रखना है सबसे ज़्यादा की जाती है आपके नलकूप के द्वारा, उसके बाद की जाती है आपकी नहर के द्वारा, और उसके बाद आपके कुओं के द्वारा आपकी सिंचाई की जाती है, देन उसके बाद की जाती है आपके तालाब के द्वारा। इस ऑर्डर को भी आपको याद रखना है, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन भी आपका यहाँ से बन जाता है। तो इस प्रकार जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, 73.4%। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा जिला कौन सा है? सॉरी, ये क्वेश्चन का जो आपका प्रश्न है वो छोटा सा दबा हुआ है, डायरेक्टली मैं आपको आंसर पढ़ देता हूँ। यहाँ पर आपसे पूछा गया है क्या कि सबसे छोटा जिला आपका कौन सा है? तो इसका आंसर आप देख लीजिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। हापुड़ जो जिला है आपका सबसे छोटा जिला है। मैं एक एक करके इसको एक्सप्लेनेशन कर दे रहा हूँ जिससे कि आपको चीज़ें याद हो जाएं, थोड़ा इसमें मिस हो गया है ये चीज़ें। क्वेश्चन में पूछा गया कि उत्तर प्रदेश का एरिया वाइज सबसे छोटा जिला कौन सा है आपका, यानी स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है उत्तर प्रदेश का? तो ध्यान रखिएगा वो क्या होगा आपका, हापुड़ है आपका। वही आपका आंसर में लिखना था, जो हापुड़ जिला है आपका वो सबसे छोटा जिला है। कितना क्षेत्रफल है इसका? तो मात्र 660 किलोमीटर स्क्वायर का इसका क्षेत्रफल है। वहीं अगर आपसे लार्जेस्ट जिला आपसे पूछा जाता कि लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है सर, तो वो आपका हो जाता कौन सा, लखीमपुर खीरी। तो ये दोनों ही जिले आपको याद करने हैं, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट। सही आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 आपका हापुड़। निम्नलिखित में से किस जिले को कालीन उद्योग के लिए जाना जाता है? भदोही, शामली, बागपत, वाराणसी, इनमें से कोई नहीं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, यूपी पीएससी ये कई बार इस क्वेश्चन को पूछ चुकी है, यूपी पीसीएस आपके क्वेश्चन को पूछ चुकी है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो पूछा गया है क्या है, किस जिले का कालीन उद्योग के लिए जाना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, भदोही जिले को कालीन उद्योग के लिए जाना जाता है। कालीन उद्योग के निर्माण के लिए ही या फिर इसके इंक्रीमेंट के लिए ही हाल ही में मैंने आपको बताया है क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन वही था कि जो आपका यार्न प्रोसेसिंग सेंटर है, यानी जो आपका संयंत्र है, प्लांट है, वहाँ पर आपका कहाँ पे बनाया गया है? मिर्ज़ापुर में बनाया जा रहा है, जिससे कि इसके क्या हो, प्रोडक्शन को बढ़ावा मिल सके। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो देखिए यहाँ पे डायरेक्टली आपसे पूछा गया है कि कौन सा ऐसा राज्य है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, उत्तर प्रदेश आपका अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। अब कैसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो मान के चलिए कि ये आपका उत्तर प्रदेश का मैप है, तो इसके जो नेपाल स्थित है आपका कौन से दिशा में है? तो नेपाल आपका नॉर्थ दिशा में आपका स्थित है, जिसके कारण उसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनती है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। उत्तर प्रदेश के 7 जिले हैं जिनकी सीमा किससे लगती है? नेपाल से लगती है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कौन सा कथन आपका गलत है? तो देखिए, उत्तर प्रदेश के दक्षिण में मध्य प्रदेश स्थित है, उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला मिर्ज़ापुर है, उत्तर प्रदेश के पश्चिम में दिल्ली स्थित है, उत्तर प्रदेश की उत्तरी सीमा पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कि उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कौन सा कथन आपका गलत है। तो एक एक करके हम फिर से देख लेते हैं जिससे कि चीज़ें आपको रिवाइज हो जाएं। तो पहले इसके सही आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला क्या है आपका? मिर्ज़ापुर नहीं है, जबकि आपका क्या है? बलिया है। इस प्रकार सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2। जो अदर ऑप्शन दे रखे हैं उन्हें भी समझ लीजिए। दक्षिण में आपका मध्य प्रदेश है, बिल्कुल ठीक है।
पश्चिम में आपका दिल्ली है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, बिल्कुल बनाती है। ये किसके साथ में? नेपाल के साथ में। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है झील और जिलों के बारे में। सुराहा ताल बलिया में स्थित है, देवरिया, कन्नौज, शुक्रताल मुजफ्फरनगर, कीटम झील अलीगढ़। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा आपका सम्मिलित नहीं है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 4, कीटम झील आपके अलीगढ़ में स्थित ना होकर कहाँ पर है? ये आगरा में आपकी स्थित है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, क्योंकि आपका जो सुराहा ताल बलिया में बिल्कुल ठीक है, देवरिया ताल कन्नौज में, शुक्रताल आपका मुजफ्फरनगर में, कीटम झील आपकी अलीगढ़ में ना होकर कहाँ पर स्थित है? ये आगरा में आपकी स्थित है। जो कीटम झील है वो किस प्रकार की झील है? तो ध्यान रखना है, ये आपकी कृत्रिम झील है आपकी, और ये आपकी रामसर स्थल के अंतर्गत भी आपकी मेंशन की जाती है। तो इस प्रकार सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन से जिले में सबसे न्यूनतम साक्षरता दर है? तो देखिए, जब भी आपको 2011 की जनगणना पढ़नी है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे ही जाएंगे। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन से जिले की सबसे न्यूनतम साक्षरता दर है? क्वेश्चन पूछा गया है। श्रावस्ती, महुआ, चित्रकूट, बांदा या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, श्रावस्ती। यानी अगर हम बात करते हैं लिटरेसी रेट की, यानी साक्षरता दर की, तो चीज़ों को समझते हैं यहाँ पर एक एक करके। साक्षरता दर उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा किसकी है आपकी? मिनिमम की बात करते हैं और मैक्सिमम की बात करते हैं। दो ही टर्म में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम। तो मिनिमम तो आपके श्रावस्ती की हो गई, जबकि मैक्सिमम किसकी है? तो वो है आपकी गौतम बुद्ध नगर की। ये चीज़ आपको याद रखनी है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। लेकिन अब वहीं अगर हम उत्तर प्रदेश की लिटरेसी की बात करते हैं कि कितने परसेंट है, तो ध्यान रखिएगा 67.37% आपकी लिटरेसी रेट है। अगर हम बात करते हैं मेल परसेंट की, तो मेल परसेंट कितना है? तो 77% अप्रॉक्स है आपकी। वहीं अगर हम फीमेल की बात करते हैं तो उनकी कितनी है? तो ध्यान रखिएगा 57 पॉइंट समथिंग है आपकी। ये परसेंट है आपकी, याद कर लीजिएगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1। राज्य का वास्तविक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, यहाँ पे आपसे बात की गई है कि राज्य का वास्तविक प्रमुख कौन होता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2, मुख्यमंत्री राज्य का वास्तविक प्रमुख होता है। अब हम इसकी थोड़ी सी डिटेल में बात कर लेते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस आर्टिकल के अंतर्गत की जाती है? तो आर्टिकल नंबर 164 के अंतर्गत इसकी नियुक्ति की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? तो गवर्नर के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। वहीं अगर आपके गवर्नर के बारे में पूछा जाता है तो ये आपके एक संवैधानिक प्रमुख होते हैं किसी भी राज्य के। ये चीज़ दोनों में ही कॉमन डिफरेंस है कि एक वास्तविक होता है, दूसरा आपका संवैधानिक प्रमुख होता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत महिलाओं के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 243 का डी, अनुच्छेद 243 का आई, अनुच्छेद 243 का के, अनुच्छेद 243 का बी, या इनमें से कोई नहीं? यहाँ पे 2 आई है तो इसको के कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, पूछा गया कि भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद किस अनुच्छेद के अंतर्गत महिलाओं के आरक्षण का प्रावधान किया गया है पंचायती राज व्यवस्था में? तो सही आंसर पहले देख लेते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, अनुच्छेद 243 के डी में ये प्रावधान आपका दिया गया है। अब अनुच्छेद 243 के डी में कितने % आपको महिलाओं का आरक्षण प्रदान किया गया है पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत? तो ध्यान रखना, जितने भी कुल टोटल पद हैं, क्या है आपके कुल पद का 1/3 भाग आपको आरक्षित प्रमाण दिया गया है, या फिर आरक्षित किया गया है महिलाओं के लिए, या फिर आप इसको कह लीजिए 33 पॉइंट इतने % फॉर फीमेल।
वहीं जो अदर ऑप्शन दे रखे हैं उनके बारे में भी डिटेल थोड़ा सा समझ लेते हैं। 243 का आई जो आपका संबंधित है वो राज्य वित्त आयोग से संबंधित है आपका। ये क्वेश्चन भी आपका आ सकता है क्योंकि राज्यों से संबंधित हैं आपके। वहीं 243 का के है वो राज्य चुनाव आयोग से संबंधित है। तो इस प्रकार जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 243 का डी। महात्मा बुद्ध जी के द्वारा सबसे अधिक उपदेश किस जिले में दिए गए? सारनाथ, श्रावस्ती, कुशीनगर, ग्रेटर नोएडा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए भगवान महात्मा बुद्ध के बारे में बात की जा रही है कि किस जिले में सबसे ज़्यादा इन्होंने उपदेश दिए हैं। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका 2 श्रावस्ती जिले में सबसे अधिक उपदेश भगवान बुद्ध ने दिए हैं। अदर ऑप्शन की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे जो सारनाथ है उसमें सबसे पहले यानी प्रथम उपदेश यहाँ पे दिया था भगवान बुद्ध ने। वहीं इनकी जो महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था वो कुशीनगर में हुआ था। ये चीज़ आपको याद रखनी है, महापरिनिर्वाण। अब महापरिनिर्वाण क्या होता है? यानी इनकी डेथ हुई थी यहाँ पर। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। वुमेन्स प्रीमियर लीग 2026 के अंतर्गत सबसे महंगी नीलामी प्लेयर किस महिला प्लेयर की हुई है? हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंदाना, दीप्ति शर्मा, शेफाली वर्मा या इनमें से कोई नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर्स की दृष्टि से भी। वुमेन्स प्रीमियर लीग 2026 की बात की गई है कि सबसे महंगी खिलाड़ी किस, जो वुमेन है आपकी, सबसे किसकी नीलामी सबसे महंगी हुई है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3 दीप्ति शर्मा। अब दीप्ति शर्मा के बारे में समझ लीजिए। जो इनकी नीलामी हुई है वो कितने रुपए की हुई है और कौन सी टीम ने इनको परचेज किया है? तो 3.2 करोड़ रुपए की इनकी नीलामी हुई है, जिसमें आपके यूपी वॉरियर टीम ने इन्हें आपका परचेज किया है। वुमेन्स प्रीमियर लीग की बात करें तो इसका आयोजन ऑलरेडी हो चुका है या फिर कंटिन्यूअस में किया जा रहा है। एडिशन कौन सा खेला जा रहा है, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। तो एडिशन खेला जा रहा है आपका 4 2026 में। इस प्रकार जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3। रिहंद बांध के संदर्भ में कौन सा कथन आपका गलत है? यह सोनभद्र जिले में स्थित है। यह रिहंद नदी पर बना हुआ है। इसकी ऊंचाई 85 मीटर की है। इसका निर्माण 1963 ईस्वी में हुआ है या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे बात किसकी की गई है? रिहंद बांध की बात की गई है कि कौन सा कथन इनके बारे में गलत है। एक एक करके फिर से समझ लेते हैं। सोनभद्र जिले में बना हुआ है, बिल्कुल ठीक है। रिहंद नदी पे बना है, बिल्कुल ठीक है। इसकी ऊंचाई 85 मीटर है। ये क्वेश्चन आपका जो ऑप्शन है वो आपका गलत है, क्योंकि जो गलत ऑप्शन होगा वही आपका क्या है? आंसर होगा। क्योंकि जो इसकी ऊंचाई है वो आपकी 85 मीटर ना होकर कितने मीटर है? 91 मीटर की इसकी ऊंचाई है। इसका निर्माण 1993 में हुआ है, बिल्कुल ठीक। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3। उत्तर प्रदेश में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है? 4, 8, 9, 10 या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे पूछा गया कि उत्तर प्रदेश में अब तक यानी 2026 तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 4, 10 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। बात करते हैं कि पहली बार राष्ट्रपति शासन उत्तर प्रदेश में कब लगा था? तो पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा है आपका 1968 ईस्वी में। वहीं अंतिम बार कब लगा है आपका राष्ट्रपति शासन? तो वो लगा है आपका 2002 में। इस प्रकार सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 4। उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक समृद्धि क्षेत्र है? पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे अधिक समृद्ध क्षेत्र की अगर बात की जाती है उत्तर प्रदेश में तो वो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 पश्चिमी क्षेत्र। क्योंकि जो पश्चिमी क्षेत्र है वो क्यों समृद्ध क्षेत्र है ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपकी इंडस्ट्रियल एरिया है। दूसरा रीज़न है आपका ये एनसीआर क्षेत्र में आपका पड़ता है, दिल्ली के बहुत ज़्यादा नज़दीक है। इसलिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक्स का वर्क होता है वो सबसे ज़्यादा होता है।
एंड ऑफ द डे इंडस्ट्रियल एरिया है आपका। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1। आगरा जिले के संदर्भ में कौन सा कथन आपका गलत है? तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपके बनेंगे ही बनेंगे। अगर आपने एएनएम का कोई भी पेपर देखा है जो हाल ही में हुआ था, उसमें स्टेट के जिले के कंसेप्ट के बारे में भी पूछा गया है। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन आपका गलत है आगरा के संबंध में। यह यमुना नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। इसकी स्थापना सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में की है। आगरा शहर अपने पर्यटन भ्रमण के लिए जाना जाता है। यह प्रतिवर्ष कैलाश मंदिर का यहाँ प्रतिवर्ष कैलाश मेले का आयोजन किया जाता है। इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा कथन आपका गलत है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 5, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि आपका जो आगरा शहर है यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है, बिल्कुल ठीक। इसकी स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा 1504 में हुई है, बिल्कुल ठीक है। यह पर्यटन भ्रमण के लिए जाना जाता है, बिल्कुल ठीक है। और इसमें प्रत्येक वर्ष कैलाश मेले का आयोजन किया जाता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 5 सही आंसर। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? चौधरी नारायण सिंह, पंडित गोविंद वल्लभ पंत, श्रीमती सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी या इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन पहले भी आपका पूछा जा चुका है, लेखपाल में भी पूछा गया था 2015 में एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्वेश्चन जो कंडक्टर का एग्ज़ाम हुआ था यूपी SSSC जो कराती है, उसमें भी पूछा गया है। तो ये चीज़ को आप याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश का प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, पंडित गोविंद वल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। जबकि अदर ऑप्शन में चौधरी नारायण सिंह उत्तर प्रदेश के प्रथम उप मुख्यमंत्री थे। कौन थे आपके? प्रथम उप मुख्यमंत्री थे। इनको भी आपको लर्न करना है। वही श्रीमती सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की प्रथम कौन थी? आपकी फर्स्ट राज्यपाल थी आपकी। लेकिन इनके बारे में जो चीज़ याद करनी है, ये आपकी एज ए फर्स्ट वुमेन गवर्नर भी थी किसी भी स्टेट की इन इंडिया में। बात करते हैं सुचेता कृपलानी के बारे में, तो ये आपकी फर्स्ट फीमेल CM थी आपकी यूपी की। एज वेल एज आपकी किसी भी भारतीय स्टेट में भी आपकी पहली महिला CM थी। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है एज अ वुमेन। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 के अनुसार ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की बात की जा रही है। क्या इस पर कोई वीडियो अवेलेबल होगा फ्यूचर में? तो बिल्कुल आपके लिए वीडियो अवेलेबल कराया जाएगा उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 से पर्पज़। क्योंकि अगर आपको पंचायत का एग्ज़ाम दे रहे हो और पंचायत के बारे में नहीं पढ़ रहे हो तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी लेखपाल के लिए। तो लेखपाल के वीडियो आपकी जब संडे स्पेशल में जैसे टॉपिक वाइज वीडियो आती हैं, उसी के अंतर्गत आपकी उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 से संबंधित फुल वीडियो आने वाला है आपका। उसके लिए बेल आइकन को आप प्रेस कर लीजिए, जब भी आए आपका बेल आइकन से नोटिफिकेशन आपको ईजिली प्राप्त हो जाए। क्वेश्चन में पूछा गया कि ग्राम सभा का सदस्य अगर आपको बनना है तो आपकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, 18 वर्ष की न्यूनतम आयु चाहिए। वहीं अदर ऑप्शन की बात कर लेते हैं। तो देखिए, आपको ग्राम सभा का सदस्य बनना है तो 18 साल। वहीं अगर आपको पंचायत का चुनाव लड़ना है यानी पंचायत सदस्य बनना है तो आपकी उम्र 21 साल की होनी चाहिए। या फिर आपको अगर प्रधान बनना है, सरपंच बनना है, मुखिया बनना है, जो भी आपका किसी भी स्टेट में बोलते हों, उसके लिए आपको 21 वर्ष की उम्र चाहिए। वहीं अगर आपको MLA और MP बनना है तो आपकी उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए। वहीं अगर आपको MLC और MP इन राज्यसभा बनना है तो आपकी 30 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से चंबल नदी किसकी सहायक नदी है?
गंगा, यमुना, सोन, गोमती इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, यहाँ पे आपसे पूछा गया कि जो चंबल नदी है वो किसकी सहायक नदी है। पहले आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, यमुना नदी की सहायक नदी है आपकी चंबल नदी। अब देखिए जो आपकी यमुना नदी है वो इस प्रकार से आती है, उत्तर प्रदेश में आती है। वहीं आपकी जो चंबल नदी है एमपी में जनरेट होकर उद्गम होकर राजस्थान में जाते हुए आपकी मिल जाती है यमुना से। तो देखिए यहाँ पे कहाँ पर मिलती है ये भी इम्पोर्टेंट है। ये आपकी चंबल रिवर है, वहीं आपकी ये कौन सी है, आपकी यमुना रिवर है। तो एक पॉइंट आता है जहाँ पर ये मिल जाती है, वो ये पॉइंट है, और ये पॉइंट है आपका इटावा का। इटावा में ये आपकी यमुना नदी में मिल जाती है, इसलिए इसको सहायक कहा जाता है। किसका, आपका यमुना नदी का सहायक। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, यमुना नदी की सहायक नदी है आपकी चंबल रिवर। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कौन सा कथन आपका गलत है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, उत्तर प्रदेश से संबंधित कौन सा कथन आपका गलत है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। एक एक करके हम देख लेते हैं। इसके पूर्व से पश्चिम की लंबाई 650 किलोमीटर है, बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। इसके उत्तर से दक्षिण की ओर चौड़ाई आपकी बिल्कुल ठीक है। कुल क्षेत्रफल आपका 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, बिल्कुल ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा 5वां राज्य है, यहाँ पर ये गलत है, क्योंकि जो राज्य है वो 4th राज्य है, ना कि 5वां। तो यही आपका आंसर होगा, आगे जाने की कोई ज़रूरत भी नहीं है आपको। तो देखिए इसका जब हम डिटेल देख लेते हैं कि ये लंबाई सर कैसे मेजरमेंट की गई है। तो देखिए छोटा सा मैं यहाँ पे मैप बनाता हूँ उत्तर प्रदेश का। यहाँ पर आपसे बोला गया था कि देखिए क्या बोला गया है, पूर्व से पश्चिम की लंबाई 650 किलोमीटर है। तो ये जो लंबाई है आपकी ये 650 किलोमीटर है, क्योंकि इधर आपका ईस्ट है और इधर आपका वेस्ट है, ये आपका नॉर्थ है और ये आपका साउथ है। और नॉर्थ और साउथ की बात की जाती है तो कितनी है, तो ये 240 किलोमीटर की लेंथ इसकी आती है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले का सर्वाधिक लिंगानुपात है। लखनऊ, जौनपुर, बागपत, गौतम बुद्ध नगर या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बात की जा रही है 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के कौन से जिले का जो लिंगानुपात है वो सर्वाधिक है। वही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2, जौनपुर का सबसे अधिक लिंगानुपात है उत्तर प्रदेश में। तो देखिए लिंगानुपात जो मैक्सिमम है कौन से का है, मैक्सिमम है आपका जौनपुर का। वहाँ पर कितना है, 1024/1000, ये आपका रेशियो है। वहीं अगर मिनिमम की बात करते हैं तो आपके गौतम बुद्ध नगर का सबसे मिनिमम आपका लिंगानुपात है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगर ओवरऑल बात करते हैं उत्तर प्रदेश के लिंगानुपात की जनगणना 2011 के अनुसार, तो वो भी आपको लर्न रहना चाहिए 912/1000 आपका लिंगानुपात है उत्तर प्रदेश का। क्वेश्चन में पूछा गया था सर्वाधिक लिंगानुपात, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश दोनों के साथ में लगती है। सोनभद्र, सहारनपुर, गाजियाबाद, रामपुर या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कौन से जिले की सीमा उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश दोनों से लगती है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2, सहारनपुर की सीमा उत्तराखंड और आपकी हिमाचल प्रदेश से लगती है। इनके साथ साथ में आपकी कौन कौन सी सीमा इसके साथ में लगती हैं ये भी लर्न कर लीजिएगा। उत्तराखंड प्लस हिमाचल प्रदेश प्लस आपके हरियाणा के साथ में और लगती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तीनों राज्यों का, तो उसमें भी आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2, सहारनपुर। उत्तर प्रदेश के किस जिले से सिंधु सभ्यता के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सहारनपुर, मेरठ, गाजियाबाद, बदायूं या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए उत्तर प्रदेश के किस जिले में सिंधु सभ्यता के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, मेरठ जिले से आपके प्राप्त होते हैं। जो मेरठ जिला है उत्तर सिंधु सभ्यता का, वो कौन सी सीमा बनाता है आपकी, तो ये आपकी पूर्वी सीमा बनाता है। ध्यान रखिएगा ये चीज़ आपकी इम्पोर्टेंट है। तो इस प्रकार जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2।
निम्नलिखित में से कौन सा जिला झारखंड के साथ में सीमा साझा करता है? सहारनपुर, बलिया, ललितपुर, महाराजगंज या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा जिला आपका झारखंड के साथ में आपका सीमा साझा करता है। सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 5, इनमें से कोई नहीं। उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला है जो झारखंड के साथ में सीमा साझा करता है और वो है आपका सोनभद्र। अब यहाँ पे जो सोनभद्र है उसके बारे में समझ लीजिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। सोनभद्र जो जिला है आपका एकमात्र ऐसा जिला है जो 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। इनमें से एक तो हो गया आपका झारखंड, दूसरा है आपका बिहार, तीसरा है आपका छत्तीसगढ़ और चौथा है आपका मध्य प्रदेश। इन चारों के साथ में एकमात्र जिला है जो सीमा साझा करता है वो है आपका सोनभद्र। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा जिला यूरेनियम उत्पादन के लिए जाना जाता है? झांसी, मिर्जापुर, बांदा, ललितपुर, इनमें से कोई नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, यूपी पीसीएस कई बार पूछ चुकी है, यूपी SSS कई बार क्वेश्चन पूछ चुकी है। कौन सा जिला आपके यूरेनियम उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो एकमात्र जिला है उत्तर प्रदेश का, वो है आपका ललितपुर। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। वहीं जो आपका उत्तर प्रदेश का बांदा जिला है वो किसके लिए जाना जाता है? तो डायमंड के लिए जाना जाता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, डायमंड प्रोडक्शन के लिए जानते हैं हम इसको। बांदा को क्वेश्चन में पूछा गया था यूरेनियम। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन से राज्य सहारनपुर से सीमा साझा करते हैं? तो देखिए ये क्वेश्चन आ ही गया जो पहले हमने एक्सप्लेन कर चुके हैं कि कौन से राज्य हैं जो सहारनपुर के साथ में सीमा साझा करते हैं। दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 3, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा आपके सहारनपुर के साथ में सीमा साझा करते हैं। जो आपका सहारनपुर है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है? तो ध्यान रखिएगा, सबसे नॉर्थ ईस्ट जिला है आपका सहारनपुर। इस प्रकार सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा कथन नम भूमि के संदर्भ में सही है? तो यहाँ पे देखिए नम भूमि से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा कथन आपका गलत है। उत्तर प्रदेश में 10 रामसर स्थल हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक नम भूमि सोनभद्र में पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में सबसे कम नम भूमि बागपत जिले में पाई जाती है। कीटम झील रामसर स्थल का दर्जा प्राप्त है जो मथुरा में स्थित है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है कथन कौन सा गलत है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 4, कीटम झील जिसे रामसर दर्जा प्राप्त है वो आपके मथुरा में स्थित न होकर कहाँ स्थित है? आगरा में स्थित है। जबकि अदर ऑप्शन की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में 10 रामसर स्थल है, बिल्कुल ठीक है। उत्तर प्रदेश में रामसर स्थल के मामले में सेकंड रैंक आपकी आती है किसकी? उत्तर प्रदेश की। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है क्योंकि फर्स्ट जो रैंक है वो तमिलनाडु की है। तमिलनाडु में कितनी रामसर स्थल है वर्तमान को समेत मिला के? 20 हैं और उत्तर प्रदेश में आपकी 10 हैं। सबसे कम नम भूमि, सबसे ज़्यादा नम भूमि सोनभद्र में है, नम भूमि बागपत में सबसे कम है। ये स्टेटमेंट आपके सही हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 क्योंकि स्टेटमेंट पूछा गया था गलत। उत्तर प्रदेश किस फसल के उत्पादन में प्रथम स्थान नहीं रखता? आलू, गन्ना, गेहूँ, चावल, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर प्रदेश के बारे में पूछा गया कि कौन सी फसल है जिसके उत्पादन में प्रथम स्थान नहीं रखता? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 4, चावल प्रोडक्शन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान नहीं रखता। इसके अंतर्गत आपका कौन सा राज्य आता है? तो ध्यान रखिएगा जो वेस्ट बंगाल है आपका वो प्रथम स्थान रखता है। वहीं आलू, गन्ना, गेहूँ और जो खाद्यान्न होता है उसके उत्पादन में उत्तर प्रदेश की प्रथम रैंक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से किस जिले में सर्वाधिक प्रतिशत वन पाए जाते हैं? सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, इनमें से कोई नहीं।
तो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। परसेंटेज के मामले में क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि किस जिले में सर्वाधिक प्रतिशत वन पाए जाते हैं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, सोनभद्र जिले में सर्वाधिक प्रतिशत वन पाए जाते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर आपसे एरिया वाइज क्वेश्चन पूछा जाता है कि एरिया वाइज सबसे अधिक फॉरेस्ट कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ध्यान रखना उस समय आपका आंसर होगा लखीमपुर खीरी। अगर आपका परसेंटेज में पूछा जा रहा है तो आपका सोनभद्र है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का जनघनत्व कितना है? 943, 829, 912, 916, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जनगणना 2011 की बात की जा रही है। उत्तर प्रदेश का जनघनत्व कितना है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, 829 जनघनत्व है उत्तर प्रदेश का जनगणना 2011 के अनुसार। अब हम जनगणत्व होता क्या है वो भी देख लीजिए। तो जनघनत्व का मतलब क्या होगा? जनघनत्व का मतलब होता है कि आपके 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में रहने वाले लोगों की संख्या। ये डेफिनेशन है, इसको भी आपको याद कर लेना है। ईजिली सारी चीज़ें आपको याद रहेंगी। अब हम थोड़ा सा चीज़ें देख लेते हैं जनगणना 2011 के बारे में। तो उत्तर प्रदेश का जो जनघनत्व है वो कितना है आपका 829 है। अगर हम साक्षरता दर की बात करते हैं तो वो कितनी है आपकी? वो है आपकी 67 पॉइंट समथिंग % है, आपके याद कर लीजिएगा। वहीं बात करते हैं रेशियो की, यानी लिंगानुपात की बात करते हैं तो वो कितना है उत्तर प्रदेश का? तो लिंगानुपात है आपका 912। ये चीज़ आपको याद रखनी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम फूलर झील से हुआ है? यमुना, चंबल, गंगा, गोमती, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इस कौन सी नदी है जो फूलर झील से उत्पन्न हुई है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 4, गोमती रिवर। इसके बारे में थोड़ी चीज़ों को समझ लेते हैं। जो फूलर झील स्थित है वो कहाँ पर स्थित है? तो वो पीलीभीत जिले में आपकी पहली तो बात ये स्थित है। इससे उद्गम किसका हुआ है? तो उद्गम होता है आपका गोमती रिवर का। तो इस प्रकार जो गोमती रिवर है वो किस प्रकार की रिवर हो जाएगी? तो वो हो जाएगी आपकी मैदानी नदी। बात कर लेते हैं इसकी नदी की लंबाई कितनी है? तो 960 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। इसके किनारे पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ शहर बसा हुआ है। ये बात हो गई आपकी गोमती नदी के बारे में। अदर ऑप्शन देख लीजिए। यमुना नदी का उद्गम आपका उत्तराखंड से होता है। चंबल नदी का उद्गम आपके MP से होता है। वहीं गंगा नदी का उद्गम भी आपके उत्तराखंड से होता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। रूमी दरवाजा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? प्रयागराज, आगरा, लखनऊ, अलीगढ़, इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका रूमी दरवाजा स्थित है वो कहाँ पर स्थित है? पहले आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, ये लखनऊ जिले में स्थित है। अब ये जो रूमी दरवाजा है वो क्यों इम्पोर्टेंट है? जो आपका राजकीय चिन्ह है, राजकीय चिन्ह में आपकी क्या ली गई हैं? जो 2 मछलियां हैं वो इसी दरवाजे से ली गई हैं, इसलिए ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है और कई बार ये क्वेश्चन आपका आ चुका है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3। निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा राजस्थान से मिलती है? अलीगढ़, झांसी, मथुरा, गौतम बुद्ध नगर, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, यहाँ पे बात की जा रही है कौन से जिले की सीमा राजस्थान से लगती है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3, मथुरा जिले की सीमा राजस्थान से लगती है। मथुरा के साथ साथ में आपके एक जिला और है जिसकी सीमा लगती है, वो है आपका आगरा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कितने करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया गया था? 24,496.98 करोड़, 25,589.50, 26,382.32, 24,320.93,
9, 3 या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अनुपूरक बजट कितने करोड़ रुपए का प्रस्तुत किया गया था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 24,496.98 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। अब बात करते हैं कि इसमें कौन से खर्चे के लिए कितना राजस्व प्रदान किया गया है। तो इसको हमने 2 भागों में डिवाइड किया गया है, राजस्व व्यय और एक व्यय होता है आपका पूंजीगत। दोनों में कितना कितना रुपया खर्च किया जाना है ये भी आपका पूछा जा सकता है। तो राजस्व व्यय में इस 24 करोड़ में से कितने रुपये खर्च किया जाएगा, 18,369.30 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं पूंजीगत व्यय की बात करते हैं तो 6,127.88 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस प्रकार जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1। उत्तर प्रदेश के पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितने किलोमीटर की है, 240 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, 650 किलोमीटर, 640 किलोमीटर या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए क्या पूछा गया है कि पूर्व से पश्चिम की ओर लंबाई कितने किलोमीटर की है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, 650 किलोमीटर की लंबाई है उत्तर प्रदेश में पूर्व से पश्चिम की ओर। अब इस क्वेश्चन को डिटेल देखते हैं। मान के चलिए कि ये आपका उत्तर प्रदेश का आपका मैप मैंने एक रफली बनाया है। इसमें से ये जो लंबाई पूछी गई है वो क्या है, आपकी ये वाली लंबाई है, यानी पूर्व से पश्चिम। ये हो गया आपका पूर्व, ये हो गया पश्चिम। तो इसमें कितनी लंबाई है उत्तर प्रदेश की, 650 किलोमीटर है। वहीं अगर ये वाली लंबाई पूछता तो वो होती है आपकी नॉर्थ टू साउथ की 240 किलोमीटर। इस प्रकार जो सही आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर आपका 3। इस प्रकार आज के हमारे जो 50 क्वेश्चन है कंप्लीट होते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस जरूर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको प्राप्त हो सके। आपके लिए इन्फॉर्मेशन है, जो बच्चे आपका 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर 2025 के करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं, जिसमें टोटली उत्तर प्रदेश स्पेशल हो, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट है आपके, तो उनके लिए ऑलरेडी वीडियो उपलब्ध है। आप उस वीडियो को जाकर चैनल में देख सकते हैं। वहीं ऐसे बच्चे जो उत्तर प्रदेश नीतियाँ, जो प्रमुख नीतियाँ हैं प्लस आपकी जो स्कीम्स हैं उनसे संबंधित वीडियो देखना है, तो ये जो वीडियो आने वाली है वो नेक्स्ट संडे को वीडियो आने वाली है, यानी जो संडे स्पेशल होगा उसके अंतर्गत आपकी टोटली नीतियां और स्कीम्स वाला ही वीडियो अवेलेबल होगा। उसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि ईजिली नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। अगर आपको हमें कोई भी सजेशन देना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन दे सकते हैं, आपका वेलकम है। आज के लिए इतना ही, आप सभी का धन्यवाद।